नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में नक्सली उन्मूलन को लेकर जो पुनर्वास नीति की बात छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा कर रहे हैं और वो खुद नक्सलियों से पूछ रहे हैं कि बताओ तुम्हारी पुनर्वास नीति क्या होना चाहिए। तो मुझे अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आता है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकरीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। दरअसल जब हम किसी समस्या के समाधान की दिशा में बढ़ते हैं तो हमको ये लगता है कि बातचीत एक जरिया है जिसके जरिए बातचीत हो सकती है। अजीत जोगी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो नक्सली समस्या को आर्थिक सामाजिक समस्या कहते थे और वो कहते थे कि ये समस्या जो है केवल बंदूक से हल नहीं होगी। हम ये देखते हैं कि नक्सलबाड़ी जहाँ पश्चिम बंगाल से ये मूवमेंट चालू हुआ था, धीरे धीरे ये मूवमेंट पूरे देश में फैला और इसमें कुछ पढ़े लिखे लोग जिनको लगता था कि जो क्रांति है वो बंदूक के जरिए हो सकती है, वो केवल वोट के जरिए नहीं हो सकती, ऐसे लोग जिसमें चारू मजूमदार से लेके एक पूरे बहुत सारे लोग शामिल थे, वो सब लोगों ने मिलकर एक कोशिश की। धीरे धीरे ये मामला जो घने जंगलों में पहुंचा और बस्तर चूंकि पूरा जंगलों से आच्छादित है, छत्तीसगढ़ जहां की 32% से अधिक जंगल है, वो नक्सलियों को मुरीद लगा और उनको लगा कि यहाँ के आदिवासी भोले भाले हैं और सरकारी तंत्र उनका शोषण कर रहा है, बहुत सारी चीज़ों से वंचित हैं। तो उन्होंने बताया कि हम तुमको मुक्ति का मार्ग बताएंगे, हम तुम्हारे लिए बेहतर कल लेके आएंगे, जो तुम्हारा शोषण हो रहा है इससे हम तुमको निजात दिलाएंगे। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो संगम सदस्य के रूप में नक्सल मूवमेंट से जुड़े। धीरे धीरे जैसा कि हर मूवमेंट के साथ होता है कि उस मूवमेंट में बहुत सारे फेजेस आते हैं। जो पुराने नक्सली नेता थे जो वैचारिक रूप से थोड़े अपने आप को माओवाद के करीब पाते थे, वो धीरे धीरे बीमारी की वजह से या कहना चाहिए कि मुठभेड़ की वजह से या किन्हीं किन्हीं कारणों से वो पीछे जाते गए और एक नई पौध आई जिसका विश्वास था कि जो ये सोचती थी कि वैचारिक क्रांति बाद में होगी, पहले जो कुछ संसाधन है उस पर कब्जा किया जाए। उन्होंने उस पूरे इलाके में एक प्रकार से लेवी वसूल करना शुरू किया, जन अदालत लगा के लोगों को उन्होंने मारना शुरू किया और जब उनके उन्मूलन के लिए फोर्स आई तो उन्होंने फोर्स के खिलाफ ग्रामीणों को खड़ा किया। इस बीच में महेंद्र कर्मा जो बस्तर टाइगर कहलाते थे जैसे नेता है, जिन्होंने बीजेपी की सरकार में भी कांग्रेस में रहते हुए जो उन्होंने एक अभियान चलाया सलवा जुड़ुम उस तरह का अभियान था कि जो नक्सल प्रभावित गांव हैं जहां के लोग हैं उनको कैंप में उन्होंने सुरक्षित भिजवाया और उनको तैयार किया कि वो पुलिस के साथ मिलकर नक्सलियों से लोहा लें। ये प्रोसेस चल रही थी। उसके बाद इसकी बड़ी आलोचना हुई और जो देश भर के बहुत सारे एनजीओ थे जो मानव अधिकार में विश्वास करते थे, कई लोगों ने इसका विरोध दर्ज किया। सलवा जुड़ुम अभियान धीरे धीरे खत्म हुआ। महेंद्र कर्मा भी नक्सलियों के हाथों बुरी तरह मारे गए और उसमें बहुत सारे जो नेता थे, झीरम घाटी में कांग्रेस के बड़े नेताओं की मौत हुई और एक बड़ा हल्ला मचा। इसके पहले 76 जवान की एक साथ शहादत हुई। बस्तर के चप्पे चप्पे में अंदर में बहुत सारी बारूद बिछी है जिसको नक्सली जानते हैं। कांग्रेस ने यह कोशिश की कि इनको बातचीत के जरिए इनसे एक सिलसिला चालू किया जाए। ये बातचीत डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में भी थी मगर उस तरह से कोई बातचीत नहीं हुई। फिर भूपेश बघेल की सरकार आई और भूपेश बघेल की सरकार ने भी सोचा कांग्रेस की नीति ऐसी होगी कि जिससे नक्सली का पुनर्वास किया जाए। बहुत सारे नक्सलियों को ने सरेंडर किया, उनको जो है कुछ नगद राशि भी मिली और उनका पुनर्वास भी हुआ। कुछ लोगों को सरकारी नौकरी भी मिली और धीरे धीरे ये लगा कि शायद ये पूरे लोग सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर वो सरेंडर कर देंगे या इस रास्ते को वो त्याग देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। लगातार वारदात होती गई। अभी जब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार गई और भाजपा की सरकार आई, इस सरकार के बनने के बाद नक्सली और पुलिस मुठभेड़ में बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए। इसको लेकर प्रदेश में राजनीति शुरू हुई कि कांग्रेस के लोगों ने कहा कि ये आप फर्जी एनकाउंटर कर रहे हैं और आप निर्दोष ग्रामीणों को मार रहे हैं। कांग्रेस ने इसके लिए कमेटी भी गठित की संतराम नेताम के नेतृत्व में और वो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी दी।
पर इस बीच में नक्सलियों ने सूची जारी कर बताया कि जो 29 लोग मारे गए थे वो नक्सलाइट थे। इसके बाद पिठिया में जो लोग मारे गए उसमें नक्सलाइट ने फिर एक सूची जारी की कि इसमें 2 लोग हमारे थे, बाकी ग्रामीण थे। अब ये पूरे छत्तीसगढ़ में इस तरह की राजनीति हो रही। पर इस बीच में विजय शर्मा जो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री हैं, जो बहुत उत्साही हैं, वो बस्तर जाते हैं, पत्रकार वार्ता करते हैं। तो पत्रकार वार्ता में क्या कहते हैं, चलिए हम पहले उनकी बात सुनते हैं, और वो नक्सलियों के समर्पण को लेकर क्या कहते हैं हम उनकी भी बात सुनते हैं। इसके बाद कांग्रेस की तरफ से क्या कहा जाता है, ये पूरे वीडियो को हम सुनते हैं। पीड़ित पुनर्वास नीति का मामला अलग है, उसको वो सबकी जिम्मेवारी है। सरकार के साथ साथ समाज भी उस पर काम करे, ऐसी कोशिश करेंगे। मैंने फंड रेज हो, समाज का हो, उनसे मुलाकात करके उनकी सहायता करने वाले समाज वाले हों, सारे समाज के ऊपर भी एक विषय ये हो। और नक्सलियों के पुनर्वास की चिंता निसंदेह सरकार को ही करनी होगी, और उसके लिए तो हम लोगों ने अभी जाकर के सभी लोगों से चर्चा करके जो अंदर जाते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए, उनके हाथ में भी वो विषय दे करके, जिसमें ईमेल आईडी है, जिसमें आपका गूगल फॉर्म है और रिटर्न फॉर्म भी है। नक्सली जो चाहते हैं पुनर्वास, जिनको आत्मसमर्पण करना है, पुनर्वास करना है, वो स्वयं ही पुनर्वास की नीति में क्या चाहते हैं वो वही बता दें। जो पुनर्वास नीति के तहत हमारी सरकार घर बना के दी, दंतेवाड़ा जैसा, बीजापुर, सुकमा जैसा जगहों में सरेंडर नक्सलियों को ट्रैक्टर तक दिए, उनके परिवारों को बहुत सारे जगह उनको रोजगार दिए। मतलब हमारी सरकार में बेहतर पुनर्वास नीति था। इसी वजह से कि गांव से लोग सोपुर्द आकर सरेंडर करते थे, ना कि कोई फर्जी सरेंडर, सोपुर्द आके सरेंडर करते थे। इसी का नतीजा है कि हमारी सरकार में, कांग्रेस की सरकार में 5 साल सरकार चलाने के बाद भी एक भी उंगली नहीं उठी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की 5 महीने की सरकार में क्यों उंगली उठ रही है? पुनर्वास नीति पे इस सरकार में स्पष्ट नहीं है। पहले नक्सल नीति स्पष्ट करे, फिर पुनर्वास नीति पे बात करे। नक्सल नीति स्पष्ट नहीं है। कभी गृह मंत्री बोलते कि मुख्यमंत्री से बात करना पड़ेगा, अधिकारियों से बात करना पड़ेगा। मतलब आप कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ के और बस्तर की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हो। तो जैसा कि आपने अभी सुना कि ये जो है दोनों पार्टी के लोग क्या कह रहे हैं। इस बीच में जो नक्सली समर्पित हो रहे थे, जो सरेंडर कर रहे थे, उन लोगों को सरकार ने केंद्र सरकार के सहयोग से लोन वराडू जो स्कीम थी उसके अंतर्गत कुछ पैसे भी दिए, पुनर्वास किया। कुछ लोग नौकरियों में आए। जो लोग नौकरियों में आए वो पुलिस के लिए एक प्रकार से अग्रिम फौज के, जो कहना चाहिए, नेतृत्वकर्ता बने। जब जंगल में ये लोग घुसते हैं तो वो नक्सलाइट जो सरेंडर कर चुके हैं और जो पुलिस में शामिल हो चुके हैं, वो जंगल के पूरे क्षेत्र से परिचित हैं। तो उन्होंने आगे आगे बढ़कर ये काम किया। पर हो ये रहा है कि ये टकराहट लगातार चल रही है, और ये टकराहट का नतीजा ये है कि ये नक्सल समस्या केवल बंदूक से हल नहीं होगी। इसलिए छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा कहते हैं कि भाई हम आपको गूगल के जरिए, ईमेल के जरिए, या जो भी मैसेज के तरीके हैं, तौर तरीके जो बीच में नक्सलाइट से लोग बात करते हैं, क्योंकि भाजपा बार बार जो शहरी नक्सलाइट जो कहती है कि ये जो शहर में जो लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग जो नक्सलवाद के समर्थक हैं। दरअसल ये भी बहुत मुश्किल है कि हर वामपंथी नक्सलाइट नहीं है। हर वामपंथी में भी बहुत सारे मतभेद हैं। कोई मार्क्सवादी है, कोई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, कोई मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, कोई लेनिन और मार्क्स को लेकर है। अलग अलग तरह की कम्युनिस्ट पार्टियां, उनके बीच भी बहुत तरह के मतभेद हैं। बावजूद इसके कुछ लोगों को लगता है कि शोषण मुक्त समाज के लिए जो है एक रास्ता अपनाना चाहिए। पर कोई भी पढ़ा लिखा जो समझदार है वो नक्सलियों की हिंसा का समर्थन नहीं करता, और वो नक्सलियों से बार बार कहता है कि आपको हिंसा का रास्ता त्यागना चाहिए। क्योंकि नक्सलाइट अब धीरे धीरे उम्र में और आंदोलन से कमजोर हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके पास भी कोई विकल्प नहीं है। और अगर सरकार उनको बेहतर पुनर्वास नीति देती है, उनका व्यवस्थापन करती है, उनके बच्चों को पढ़ने लिखने की सुविधा देती है, तो मुझे लगता है कि जो जंगल जंगल खाक छान रहे हैं नक्सलाइट, या गुमनाम होकर कहीं अस्पताल में इलाज कर रहे हैं, या बेसमय उनका निधन हो रहा है, तो ये नक्सलाइट या इनके परिवार के लोग अब धीरे धीरे इस बात को समझेंगे। और सरकार ने जो एक रास्ता अपनाया है, ठीक है कि कांग्रेस कह रही कि आप अपनी पुनर्वास नीति जो है वो आप इसको स्पष्ट करिए, और
भाजपा कह रही कि चलिए हम सब मिलकर पुनर्वास नीति बनाते हैं। तो अगर हम इस पुनर्वास नीति की बात कर रहे हैं या नक्सली के समस्या के समाधान की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले अकेले छत्तीसगढ़ से नहीं होगा, इसमें बालाघाट मध्य प्रदेश भी शामिल होगा, इसमें आंध्रा भी शामिल होगा, इसमें महाराष्ट्र भी शामिल होगा, क्योंकि हमारे जो आसपास के जितने, उड़ीसा भी शामिल होगा। तो बहुत सारे राज्य जहाँ पे ये समस्या है, उन राज्यों के नेताओं को, वहाँ के अधिकारियों को मिलकर एक ऐसी पॉलिसी लाना पड़ेगा, राष्ट्रीय पॉलिसी लाना पड़ेगा, जो राष्ट्रीय पॉलिसी कहे कि जो भी नक्सलवाद में भटक के चले गए हैं या जिनको नक्सलियों के डर से चले गए हैं या जिनके खिलाफ किसी प्रकार की जाति हुई है, वो लोग यदि लौटना चाहते हैं तो हम उनको ये बेहतर विकल्प दे रहे हैं। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो बस्तर में रहें या वो जहाँ के हैं वहाँ रहें, उनके लिए यदि बेहतर पुनर्वास की व्यवस्था होती है तो निश्चित रूप से बस्तर, जिसमें अपार खनिज संपदा है, मानव संसाधन है, बस्तरिया लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं, और आसपास के जिले जैसे राजनांदगांव तक भी वो पहुंच जाते हैं। कभी हम देखते हैं कि वो धमतरी के ज़िले में आ जाते हैं, कभी गरियाबंद में पहुंच रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों पे रोक लग सकती है। और जल जंगल ज़मीन जिस पे आदिवासी अपना अधिकार बताता है, जो उससे जुड़ा है, पर वो वहाँ से उतनी ही चीज़ें लेता है जितनी उसकी ज़रूरत है। तो वहाँ पर जो बाकी शोषणकारी ताकतें हैं, जो बहुत सारे लोग हैं जो नक्सलवाद के नाम पे फ़ायदा उठा रहे हैं या नक्सलवाद के पैसे के नाम पर यदि अंदर के क्षेत्र में या डर के नाम पे घपला घोटाला कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें बंद होगी। और सरकार ने ये जो पहल की है, ये पहल अगर ईमानदार है और ये एक श्वेत पत्र के जरिए सामने आती है और ये पूरे राज्यों के साथ आती है, इसमें केंद्र की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। छत्तीसगढ़ की सरकार ने बढ़कर इसमें एक प्रकार से रोल प्ले किया है, लीडर बनने की कोशिश की, और ये अच्छी बात है कि छत्तीसगढ़ में इस तरह की कोशिश हुई है। पर यह समस्या केवल छत्तीसगढ़ की नहीं है। तो जो भी पुनर्वास की नीति बने वो सबको ध्यान में रख के बने, आसपास के जो राज्य हैं जहाँ पे नक्सल समस्या है, और ख़ास करके इसमें सबसे ज़्यादा जो लोग शामिल हैं वो आदिवासी समाज के लोग हैं, जिनको कि बहुत सारे सपने दिखाए गए हों या जिनका शोषण हुआ हो किन्हीं भी कारणों से या किसी डर के कारण, जो लोग शामिल हुए हैं उनको भी एक मौका मिलना चाहिए कि वो ईमानदारी से रह के शांतिपूर्वक जीवन जी के अपनी रोजी रोटी कमा सकें। नमस्कार।